नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यशवंत वर्मा जो कि जज हैं और उनके तबादले को मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने तबादले को मंजूरी दी। जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया था, मुश्किलें लगातार बढ़ रही और इस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले को मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादले की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र ने मंजूरी दे दी। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर का विरोध किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है और कहा है कि एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन हाउस जांच चल रही है और अभी स्टेज पर दखल अंदाजी का कोई औचित्य नहीं बनता। इन हाउस जांच के बाद रिपोर्ट सीजीआई को सौंपी जाएगी। सीजीआई के पास अभी विकल्प खुले, यानी कि सारे ऑप्शन है। चीफ जस्टिस इंडिया अगर चाहे तो मामले को संसद के पास भेज सकते हैं। अभी इस स्टेज पर दखल अंदाजी का कोई औचित्य नहीं है और सीजीआई चाहे तो एफआईआर का निर्देश दे सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट का इनकार और कहा कि एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि इन हाउस जांच चल रही है और अभी जो स्टेज जिस पर जांच चल रही है उस पर दखल अंदाजी का कोई औचित्य नहीं बनता है। एक तरफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो हड़ताल पर है। जस्टिस वर्मा के घर नोटों के ढेर मिलने के मामले में अब तक बहुत सारी चीजें वीडियो सामने आए। जस्टिस वर्मा ने भी अपनी सफाई में बहुत सारी बातें कही और जस्टिस वर्मा लगातार कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश हुई। लेकिन भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच अब कैसे होगी, किस तरह से आगे होगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो जस्टिस के घर में नोटों का ढेर मिलने का मामला और 14 मार्च का वो वीडियो जिस तरीके से सामने आया था, 11:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा सरकारी बंगलों में जो नोट मिले थे, लगातार इस पर जांच चल रही है। और इस पर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारी सहयोगी स्वाति पाठक दिल्ली से मौजूद है, साथ ही साथ धीरेन्द्र द्विवेदी मौजूद हैं प्रयागराज से और इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनीत जिंदल जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगी दिल्ली से स्वाति के साथ। स्वाति, ये बताइए कि अब तक जिस तरह से आरोप लगे, जो वीडियो सामने आया, अब तक क्या कुछ हुआ, किस तरह की जांच आगे बढ़ी? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी बातें इस मामले को लेकर कही हैं, क्या रहा अब तक अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश की गई थी कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाए, उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से आज मंजूरी मिल गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर को लेकर जस्टिस वर्मा को। और पिछले दिनों आपने देखा कि लगातार इसको लेकर विरोध देखने को मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन की ओर से लगातार प्रोटेस्ट किया गया, विरोध जताया गया कि क्यों जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली स्थित सरकारी आवास में कैश बरामद किया गया, उसका वीडियोस भी सबने देखा है, तस्वीरें भी अलग अलग सामने आई। और उसके बाद जांच कमेटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया और पिछले कई दिनों से लगातार जो है जांच कमेटी की बात करें तो जो सदस्य हैं उसमें वो लगातार जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं। वहां पर जो है वो तफ्तीश भी की जा रही है। जहां से कैश बरामद हुआ वहां पर भी जांच कमेटी के जो सदस्य हैं वो पहुंचे। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने मंजूरी जो है, कॉलेजियम ने जो सिफारिश की थी उसे मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट अब जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर दिया गया है। और अभी कल ही आपने देखा कि इससे पहले अगर हम बात करें, बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो भी दिल्ली पहुंचे हुए थे कानून मंत्री से मिलने के लिए और मुलाकात भी हुई। इसी बीच ये अधिसूचना जारी की गई है और जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ट्रांसफर करने की बात सिफारिश की गई थी उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, बातचीत इस पर होगी। और विनीत जिंदल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। विनीत जिंदल जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने भी इस मामले को देखा और बहुत गहराई से देखा होगा। इस पर आपका विश्लेषण हम जानेंगे, लेकिन आपने भी देखा होगा कि एक तरफ जो अधिवक्ता है वहां पर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, न्याय कार्य से वो विरक्त है, दूसरी तरफ जांच चल रही है, हालांकि इन हाउस जांच है। अब सवाल ये बनता है यहाँ पर कि भ्रष्टाचार जो हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कैसे ऐसे मामलों की जांच की जाएगी, क्योंकि वो खुद जस्टिस है,
खुद सीजेआई रह चुके हैं। अब कैसे मामला चलता है ये? देखिए स्वाति जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं जस्टिस वर्मा और हाई कोर्ट के जज हैं, तो एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस आज से नहीं है, प्रोसेस पहले से है कि अगर किसी सिटिंग हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन आता है, कोई भी अपराध का होना पाया जाना या दिख रहा है ऐसा कुछ कि हो रहा है कुछ गलत, तो उसके लिए कमेटी सर्वोच्च न्यायालय ही गठित करता है बिफोर गोइंग टू द अदर ऑप्शंस। जैसे क्रिमिनल एफआईआर की यहाँ बात लगातार बड़े लंबे समय से, जब से पूरा मामला सामने आया तब से एफआईआर की बात कर रहे हैं, तो एफआईआर की बात भी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसको रिकमेंड किया जाता है। और उस एफआईआर को दर्ज करने से पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं उनकी मंजूरी है वो जरूरी होती है। और उसी को देखते हुए यहाँ पे जो है एक कमेटी गठित की गई है 3 सदस्यों की, जो कि सभी लोग जो है वो अलग अलग हाईकोर्ट के जजेस हैं। और वो कमेटी जो है वो कमेटी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है प्रिलिमिनरी बेसिस के ऊपर। और अगर कहीं भी, जैसा कि आज एक याचिका थी, उस याचिका के दौरान भी कहा गया जस्टिस ओका के द्वारा कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है और लगता है कि अपराध हुआ है और ऐसा कुछ भी दिखता है, तो एफआईआर का आदेश जो है वो बिल्कुल सीजीआई देंगे। और उसके बाद इम्प्लीमेशन की, मतलब कि उनको हटाने, जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है उसकी भी रिकमेंडेशन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दी जाएंगी। तो मामला जो साफ है, इसका एक प्रोसेस है कि कुछ भी इनिशिएट करने से पहले, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ जाने से पहले इस पूरे मामले के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपना एक इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके सीजीआई को दी जाएगी। और उसके बाद ही जो आगे का प्रोसेस है, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे जस्टिस वर्मा को हटाने की बात हो, वो उसके बाद ही जो है वो देखने में सामने आएगा। अच्छा, पिछले कुछ समय से सर आप भी देख रहे होंगे, विनीत जी आप भी देख रहे होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए, कॉलेजियम व्यवस्था के लिए कैंपेन सा भी चला सोशल मीडिया पर। कुछ दिनों पहले जब प्रोटेस्ट अधिवक्ता कर रहे थे तो बार बार यही कह रहे थे कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड है, कि कहीं पर भी किसी के भ्रष्टाचार के आरोप होते तो उसको यहाँ पर सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन आरोपों को कैसे देखता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए स्वाति जी, इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। पहली बात है कॉलेजियम सिस्टम की। तो मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो व्यू पॉइंट ये है, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कोई मैं कहूँ खामी नहीं है। उसका कारण है कि अगर आप कॉलेजियम सिस्टम को हटाते हैं तो उसके बाद आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि भी सरकार की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में रहे और जो लोग जजेस अपॉइंट होते हैं वो सरकार के इंटरवेंस से हों। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जुडिशियल प्रोसेस है आप उसको हैम्पर कर रहे हैं। जो एक स्वायत्ता की बात की जाती है जुडिशियल की प्रोसीडिंग्स की या जो जुडिशियल सिस्टम की, वो कहीं ना कहीं आप हैम्पर करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आती है ट्रांसफर की, जैसे कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया। मैं भी इस मामले में बिल्कुल जो अधिवक्ता इस पूरे आदेश के खिलाफ है, मेरा भी मानना यही है कि बिल्कुल ट्रांसफर करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी भी हाईकोर्ट में एक गलत मैसेज जो है वो उस हाईकोर्ट के लिए देता है। और मेरा भी ओपिनियन यही है कि जस्टिस वर्मा को शायद एक लंबी छुट्टी पे भेजना चाहिए था, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय की जो इन्वेस्टिगेशन जो टीम जो गठित की गई है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उनको छुट्टी पे भेजना चाहिए था और उनको कोई काम नहीं देना चाहिए था। ये ज़्यादा अच्छा और अप्रोप्रिएट स्टेप होता। बट वही कि कहीं ना कुछ सोच के, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस का एक बहुत बड़ी जो हम लोगों के सामने बात है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका डिस्क्लोजर भी बहुत जल्दी नहीं होता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसका डिस्क्लोजर अभी ना दिया गया हो और उसी को देखते हुए ही जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर भी किया गया हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर को लेकर अगर मैं को मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट जो है वो बिल्कुल यही है कि जस्टिस वर्मा को एक लंबी छुट्टी पे भेजना चाहिए था इंस्टीड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है। और धीरेन्द्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रयागराज से ही। प्रयागराज में चूंकि अधिवक्ता जो हैं वो हड़ताल पर हैं और अपडेट्स लगातार धीरेन्द्र की तरफ से आ रहे थे। धीरेन्द्र, आज को लेकर क्या अपडेट है? आज भी हड़ताल वहां पर जारी रही, अधिवक्ता अभी भी नाराज हैं और बार बार इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, अगर हम प्रयागराज के हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ लगातार जो न्यायिक कार्य से विरत हैं यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता, और लगातार ये गेट नंबर 3 के बाहर बाकायदे टेंट और माइक लगाकर लगातार वो सभाएं भी कर रहे हैं और लोगों से जो और अन्य जो इनकी संगठन है एडवोकेट के, उनसे समर्थन की अपील कर रहे हैं। लगातार जिस दिन से ये हुआ कि यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है, इसको लेकर लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इलाहाबाद बार
जो एसोसिएशन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। यहाँ के अध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल एक दिल्ली गया हुआ था, वहां पर केंद्रीय कानून मंत्री से भी मुलाकात की, सीसीआई से भी मुलाकात की और ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में सार्थक हल निकलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत है, उसमें काफी जो पेंडिंग जो याचिकाएं हैं उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, लोग परेशान है, वादकारी परेशान है, तो एक हल बीच का निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से अब कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी केंद्र सरकार से दे दी गई है, वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो जांच की आज फिलहाल तेज होती दिख रही है। 15 करोड़ रुपए मिलने के बाद लगातार जांच चल रही है इसको लेकर। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले को मंजूरी मिल चुकी है। इससे जुड़े और भी जितने अपडेट्स होंगे अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस पर। फिलहाल आपको बता दें कि यशवंत वर्मा पर एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट ने साफ